कभी सोचा है एक कंपनी जो यहां सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो कैसे एक पूरे महाद्वीप पर राज करने लगी? ये कहानी है एक इनक्रेडिबल 350 साल के सफर की। एक मामूली से कंपनी लाइसेंस से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान तक की। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 से। लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्हें महारानी एलिजाबेथ से मिला एक रॉयल चार्टर, मतलब भारत में व्यापार करने का एक्सक्लूसिव लाइसेंस। उस वक्त देखिए उनका मकसद बस एक ही था, पैसा कमाना, मुनाफा। और अब चलिए जरा कहानी को 350 साल आगे ले चलते हैं, सीधा साल 1947 में। भारत अब एक आजाद देश है। सोचिए जरा, एक ट्रेडिंग कंपनी से एक आजाद मुल्क तक का यह सफर, ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? तो यही वो बड़ा सवाल है। इन दो तारीखों के बीच आखिर हुआ क्या? कैसे एक व्यापार करने वाली कंपनी शासक बन गई और फिर कैसे उस शासन का अंत हुआ? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव, कंपनी का शासन। यह वो दौर था जब एक व्यापारी कंपनी धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पावर बन गई और कह सकते हैं कि अनजाने में ही एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करने लगी। देखिए, कंपनी बहुत तेजी से अमीर और ताकतवर हो रही थी। 1765 आते आते बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब उसके कब्जे में थे। लेकिन ताकत के साथ आया जबरदस्त भ्रष्टाचार। हालत ये थी कि कंपनी के अफसर तो मालामाल हो रहे थे, पर कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। तब जाकर लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद की नींद खुली और उन्होंने 1773 में पास किया रेगुलेटिंग एक्ट। ये कंपनी पर लगाम कसने की पहली बहुत जरूरी कोशिश थी। इसके बाद तो सत्ता का एक बड़ा ही अनोखा खेल शुरू हुआ। 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट और इसने एक तरह की डबल सरकार बना दी। मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स व्यापार तो संभालते रहे, लेकिन भारत के पॉलिटिकल, मिलिट्री और टैक्स से जुड़े सारे बड़े फैसले लेने का अधिकार चला गया एक नए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और इससे कौन चलाता था? सीधा ब्रिटिश सरकार। तो हिसाब किताब साफ था, मुनाफा कंपनी का, लेकिन असली कंट्रोल सरकार का। और सच कहें तो यहीं से कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अब ब्रिटिश संसद ने एक नया तरीका निकाला, चार्टर एक्ट्स। सोचिए, हर 20 साल में कंपनी को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता था और हर बार संसद उसकी थोड़ी और ताकत छीन लेती थी। पहले उसका ट्रेड पर एकाधिकार खत्म किया, फिर उसे एक ट्रेडिंग कंपनी से बदलकर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बना दिया, जिसका काम था भारत का प्रशासन चलाना। और 1853 तक तो कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्तियों को भी अलग कर दिया गया। कह सकते हैं कि यह भारत में एक मॉडर्न सरकार का पहला बीज था। और फिर आया साल 1857, भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़, एक ऐसा विद्रोह जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब शुरू होता है कहानी का दूसरा अध्याय। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को एक बात साफ कर दी कि भारत जैसे विशाल देश को एक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब वक्त आ गया था कि सत्ता सीधे क्राउन के हाथों में, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ जाए। और इस बदलाव का आधार बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नाम तो था इसका भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम, लेकिन असल में इसका मतलब एक ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा और पूरा कंट्रोल। इस एक कानून ने, आप समझिए, भारत पर शासन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब सीधा लंदन पहुंच गया। वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम का एक नया मंत्री बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। अब भारत से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला उसी की निगरानी में होता था। तो कंपनी का राज खत्म और ब्रिटिश राज की सीधी हुकूमत शुरू। तो अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पे हैं। ब्रिटिश राज तो पूरी तरह से स्थापित हो गया था, लेकिन भारत में अब एक नई राजनीतिक चेतना जाग रही थी। ये दौर है उन धीरे धीरे हुए सुधारों का, उन कानूनी बदलावों का, जो आखिर में हमें आजादी की ओर ले गए। पर यह बदलाव बहुत ही धीमी रफ्तार से हो रहा था। जैसे 1861 में पहली बार कुछ भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल तो किया गया, पर उनके पास कोई असली ताकत नहीं थी। फिर 30 साल बाद 1892 में उन्हें सरकारी बजट पर सवाल पूछने का हक मिला, लेकिन उस पर वोट करने का नहीं। अब ये सुनने में भले ही छोटे छोटे कदम लगें, लेकिन यहीं से भारत में अपने प्रतिनिधित्व की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। फिर आया साल 1909 और मॉर्ले मिंटो सुधार। इसने एक ऐसा बदलाव किया जिसका असर बहुत गहरा और बहुत लंबा होना था। इसने शुरुआत की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, मतलब मुसलमानों के लिए अलग सीटें रिजर्व की गईं और उन सीटों पर वोट भी सिर्फ मुस्लिम वोटर ही डाल सकते थे।
इस एक फैसले ने आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। अगला बड़ा पड़ाव था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने दो बड़े बदलाव किए। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन या डबल गवर्नमेंट लागू हुआ। ये एक अजीब सा सिस्टम था। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कम जरूरी विभाग तो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन पुलिस और फाइनेंस जैसे सारे जरूरी विभाग अंग्रेज गवर्नर के पास ही रहे। और दूसरा बड़ा बदलाव था, लिमिटेड था, पर देश में पहली बार आम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। ये डेमोक्रेसी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अब इन सभी सुधारों के अनुभव को मिलाकर ब्रिटिश संसद ने एक आखिरी और सबसे डिटेल्ड कानून बनाया। एक ऐसा कानून जो आज़ादी से ठीक पहले भारत के शासन का आधार बना। और वो था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये आज़ादी से पहले का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी कानून था। इसी ने प्रांतों को ज़्यादा अधिकार दिए, एक फेडरल कोर्ट की नींव रखी जो बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी की देन है। असल में आज जो हमारा भारतीय संविधान है उसका एक बड़ा हिस्सा इसी कानून पर आधारित है। ये वाकई में आधुनिक भारत का एक लेजिस्लेटिव ब्लूप्रिंट था। और फिर वो दिन आया जिसने 350 साल की लंबी यात्रा को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। 15 अगस्त 1947, भारत की आज़ादी का दिन। ये सब मुमकिन हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए। ये वो आखिरी कानून था जिसने ब्रिटिश शासन को हमेशा के लिए खत्म किया, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन किया और दो नए आज़ाद देशों भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी। तो एक कंपनी के चार्टर्ड से शुरू होकर एक देश के संविधान तक का यह सफर यहां पूरा होता है। लेकिन एक सवाल पीछे छूट जाता है। इस 350 साल पुरानी यात्रा में जो कानून, जो संस्थाएं और जो सिस्टम बने, उनका कितना हिस्सा आज भी दक्षिण एशिया के देशों की राजनीति और समाज को आकार दे रहा है? ये सोचने वाली बात है।